जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेश विश्वास। आज हमारे गोल्डन हंट चैनल में आज नया पॉडकास्ट सीरीज़ चालू होने वाला है। आज हमारे मुख्य अतिथि, मेरे गेस्ट, मेरे आदरणीय और बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर श्री मनोज वर्मा जी, जिनकी फिल्म ने जीता नेशनल अवार्ड भूलन द मेज़, उनसे आज उस पिक्चर के बारे में और उनके अपकमिंग पिक्चरों के बारे में और काफ़ी सारी गुफ्तगू भी करेंगे। चलिए जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में कुछ चीज़ें। सर नमस्कार। नमस्कार, जय जवाहर। जय जवाहर। आपका स्वागत है हमारे चैनल में गोल्डन हंट में। सर आपकी एजुकेशन एमए बीकॉम और एमए फोक सॉन्ग पे हुआ है और स्वप्निल स्टूडियोज़ के मालिक भी हैं और स्वप्निल फिल्म प्रोडक्शन के भी डायरेक्टर है। सर आपके बारे में जनता को सर 2 लाइनें बस बताएं, फिर हम हमारा कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार, जय जवाहर। मैं मनोज वर्मा, आप मन के फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और मोरजेन भी पढ़ाई लिखाई हुए है एला तो बता दे है कि मैं बीकॉम करे हों, एमए करे हों इकोनॉमिक्स में और एक एमए और करे हों लोक संगीत में। लोक संगीत में एकर पाए के करे हों कि छत्तीसगढ़ी फिल्म जब बनाता हूँ तो उमा लोक संगीत में जोड़ सकूँ। और बी म्यूज़ और क्लासिकल में करे हूँ। बाकी जतका भी फिल्म मेकिंग है ओला मैं सब सीख के सीख करके मैं आगे बढ़े हूँ। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट सीरीज़ का सवालों का सफ़र और जवाबों का गोल्डन आंसर, क्योंकि हर सवाल एक सोने की तरह अमूल्य होता है। सर आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ मैं अपना गोल्डन हंट का पॉडकास्ट के क्वेश्चन आंसर्स। आपके लिए पहला क्वेश्चन सर मेरे तरफ से आज ये है। आज एक अजीब सा व्यंग भी हो गया सर। मैं पेशे से तो एक अधिवक्ता भी हूँ और आपकी पिक्चर सर भूलन द मेज़ में आपने तो सर पूरे के पूरे गांव को ही मतलब न्यायपालिका पहुंचा दी। सर गांव के लोगों को न्यायपालिका पहुंचाना, उस तरीके के सीन बनाना, क्रिएट करना, इस निर्देशन में आपको कितनी कठिनाई आई और किस तरीके से लॉ और गांव को आपने जोड़ा, इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, फिल्म जो थी हमारी भूलन कांदा, एक ऐसा पौधा जिस पर आपका पैर पड़ जाए तो आप रास्ता भटक जाते हैं और तब तक होश में नहीं आते जब तक कोई आके आपको छूता नहीं है। जी जी जी। तो इसका मेटाफर यूज़ किया था मैंने, सांकेतिक रूप से इसका यूज़ किया था मैंने भूलन कांदा को, कि आज हर व्यक्ति भटका हुआ है और कहीं ना कहीं वो भूलन खूंदा हुआ है। सुबह से जो काम पे निकलता है तो वही उसका पूरा वही स्थिति है, वैसे ही घूम फिर के शाम को वापस आता है, फिर दूसरे दिन फिर भटकता है। तो ये स्थिति हमने दिखाई है उसमें। साथ ही क्या हमारी न्याय व्यवस्था का पैर जो है वो भी भूलन पर पड़ा है और क्या ज़रूरत है उसको छू के जगाने की। तो ये हमारा जो भूलन कांदा वहाँ से शुरू हुआ, ये पहुँचा वहाँ तक। अच्छा। तो दूसरा आपने प्रश्न किया कि गाँव वालों को शूटिंग के समय मुझे कितनी दिक्कत हुई होगी कि उनको लेकर के आना ही करना। और आप सही बोल रहे हैं, वो लोग जो कभी सही में शहर नहीं आए, जी 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 जी, मतलब जिस समय हम उनको लेकर के यहाँ पे आए, असली गांव वाले थे वो सारे के सारे, हमारे भुंजिया भाई लोग, आदिवासी भाई जितने भी थे, उन लोगों को हमने लेकर के यहाँ पे आया और 2 बस में वो भर के आए वहाँ से। अब उन लोगों के साथ दिक्कत ये थी कि वो अपने बनाए हुए भोजन ही करते थे। अरे बाप रे। मतलब आप ऐसा नहीं, महिलाओं के लिए अच्छा। उनके उसमें ऐसा है कि महिलाएं बाहर का भोजन नहीं करती। ओके। तो वो उनको चावल दिया जाता था कि वो लोग खुद बनाएं और फिर वो वहीं पे बनाते थे। हमारा जो मैसेनिक हॉल है जो जहाँ पर हमने शूट किया था इसको, लाल बंगला या भूत बंगला जिसको बोलते हैं सिविल लाइन में जो है, तो वहाँ पे हम लोगों ने शूट किया था। तो वो बस में आए बेचारे, वहाँ से पूरा 2 दिन 3 दिन रुके वो यहाँ पे। उनके रुकने की व्यवस्था की गई, एक धर्मशाला में उनको वहाँ पे रुकवाया था। तो बड़े डेडिकेटेड लोग और इतने सरल और इतने सभ्य कि सीखने लायक लोग हैं। उनको एक बार हमने बता दिया कि साहब आपको कैमरा नहीं देखना है। अच्छा। हाँ, जैसे एक बार बोल दिया कि ये देखिए सामने कैमरा लगा है ना, आप लोग आर्टिस्ट को देखते रहिए, कैमरा मत देखिएगा। अच्छा। तो वो पहले दिन से एक दूसरे को बोलते कैमरा झन देख।
और जैसे कोई ऐसा ध्यान जाता था किसी का कैमरे की तरफ, तो कैमरा झन दे कैसे बोलता था दूसरे को, बाजू वाले को, और वो फिर ऐसे देखने लगता था इधर। तो ये चीज़ें यहाँ पढ़े लिखे लोगों को जब हम शूट करते रहते हैं, शहर की जब पब्लिक रहती है और उनको मना करो कि आप क्राउड में खड़े हुए हो, कैमरे को मत देखो, जी जी, आप वो जो चल रहा है सीन उसको देखो, घटनाक्रम को देखो आप, तो भी वो लोग चोरी करके ऐसे धीरे से ऐसे देख ही लेते थे। लेकिन मजाल है कि उन लोगों ने कभी उस तरीके से कैमरा देखा हो। तो ये एक कमाल के लोग हैं, कमाल की उनकी अपनी एक व्यवस्था है, वहाँ की अपनी एक व्यवस्था है उनके यहाँ 5 गांव हैं। जी जी सर। और जब सरपंच के लिए चुनाव होता है, ये एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ हाँ, आपको, तो वहाँ कभी चुनाव नहीं हुआ। अरे, तो जो वहाँ के पटेल बोलते हैं वो लोग, जो हेड होता है हेड का, तो वो पटेल साहब जो हैं हमारे, वो बोले कि 5 गांव हैं, जी सर, हर बार अगले बार में एक बार इस गांव से, एक बार उस गांव से, एक बार उस गांव से, और जिस बंदे को वो बोल देते हैं कि भाई इस बार का सरपंच इसको बना देते हैं, जी। सारे लोग सहमति से उस बंदे को चुनाव में, मतलब वहाँ चुनाव होता ही नहीं है। तो सबसे ओबीडियंट ऑडियंस, बहुत कमाल के लोग हैं, साफ सुथरा काम गांव, एकदम उनकी व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई कि आप सीखने लायक लोग हैं। कि हम एक बार शूट कर रहे थे, जी सर, तो शूट करते समय रोड पर जी हमारा एक सीन है उसमें, जिसमें वो गंजा को मारता है झापड़, जी जी और सर। लेकर के जाता है, रोड से धकेलता है, वहाँ गिरते हैं। वो सीन हमने एक शॉट हमने ले लिया था। जी सर। उसके बाद बर्दी आ गई। बर्दी आप समझते हैं, यहाँ जो दरोगा जी आ गए। नहीं, बर्दी अपने गांव वाली, अच्छा अच्छा, जितने भी वही रहती है ना गाय, ओके वो ओके, जंगल से लौटी वो पूरी। ओके ओके, अब वो 50-60-100 गाय जो हैं वो उस रोड से गुजरी, तो उन्होंने पूरा गोबर कर दिया वहाँ। मतलब गायों का ग्रुप जो हाँ, एक बार में उसको चलता बर्दी है, बोलते हैं अपने हाँ, यहाँ छत्तीसगढ़ ओके, में। ओके, बर्दी बोलते तो हैं। वो जब पूरे भीड़ निकली उनकी, वो बर्दी वहाँ से क्रॉस की, तो उन्होंने पूरा गोबर कर दिया रास्ते में। ओ, अब रास्ते में गोबर हो गया, हाँ तो हमारे लिए दिक्कत हो गई कि कंटिन्यूटी कैसे करेंगे हम। हाँ, अब वहाँ से दूसरा शॉट लगाएंगे, तो जब वो पहले शॉट में गोबर नहीं था वहाँ पे, दूसरी बार में गोबर दिख जाएगा। हाँ, तो मैंने बोला यार अभी एक काम करते हैं, लंच कर लो, अब इसको कल ही शूट कर सकते हैं हम, आज यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो वो बंदा बोला कि गांव का बंदा था, बोले नहीं साहब साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस सफाई भी गांव वाले आपके आके सामने नहीं, से मतलब कि मैं वही बता रहा हूँ आपको, उनकी व्यवस्थाएं बता रहा हूँ हाँ हाँ हाँ, कि जिस समय वो होने के बाद में जितना भी वहाँ पे गोबर ओबर था, जी 1 2 3 बंदे 4 बंदे आए, हमारे खाना खाते तक वो जैसा था वैसा कर दिया उन्होंने वापस। माय गॉड। तो मैंने बोला, पूछा भी उनसे, तो वो पूरे गांव में हर घर से रोज़ अलग अलग लोग जो हैं वो फिक्स हैं कि आज इस घर के 4 लोग जो हैं, या ये 4 लोग जो हैं, ये गाय चराने जाएंगे, जब लौट के आएंगे तो ये 4 लोग जो हैं वहाँ के गोबर निकाल लेंगे। तो ये हर दिन वो बदलता रहता है, 2-3 दिन के बाद में फिर किसी की चांस आएगी, फिर किसी की चांस आएगी। तो वो उनके एक सिस्टम में है, तो गांव ने शेड्यूल कर दिया। गांव का शेड्यूल है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ बताया भी नहीं हाँ, कि ये कैसे होगा क्या होगा करके। वो तो हम खाना खा रहे थे, उतनी देर में क्लीन हो गया। तब मैं पूछा उनसे, तब उन्होंने बताया कि साहब आज ये तो एमन के पारी रही से, तो ये मन कर दिन उल्ला बढ़िया से। तो ये चीज़ जो है ये सीखने लायक है हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, हम सारी चीज़ें जो है वो सरकार के ऊपर डालते हैं। यस, कि कचरा पड़ा हुआ है, नगर निगम आया क्यों नहीं लेने के लिए। हमारा काम भी बनता है ना कि हम अपनी साफ सफाई रखें, अपनी चीज़ों को रखें। ह्यूमन डिसिप्लिन तो है ही है सर। तो वो चीज़ें वहाँ से सीखने लायक है। वो जी रहे हैं, हमें तो सीखना, वो तो जी रहे हैं वहाँ पे एक्चुअल पे। कमाल के लोग हैं। सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन ना टेक्निकल है थोड़ा सा। सर आपने जो भुजिया आदिवासियों को कास्टिंग किया, उनकी सरलता, उनकी जो सर जो होती ना सहानुभूति होती है उनसे, उनको देखने साथ ही, तो एक्यूरेट कास्टिंग करना, जो मशहूर हीरो हीरोइन है और उनके साथ सर तालमेल बैठाना, और इस स्क्रिप्ट को उनके साथ सर, जैसे कि नॉर्मल मैं खुद हूँ सर, मुझे आप अगर कास्ट करते हैं या किसी को कास्ट करते हैं, आदिवासी को कास्ट करते हैं, उनके सामने एक्टर्स हैं, तो ये जो पूरा मिश्रण आपने किया है, इस पे आपको कितनी मेहनत लगी और सर आपकी टीम को कितनी मेहनत लगी? एक्चुअली देखिए, महुआ भाटा गांव है वो, जी जी जी, जहाँ पर हम शूट किए थे, गरियाबंद से कुछ 30 किलोमीटर अंदर। ओके, और रिमोट एरिया? हाँ, अंदर एकदम जंगल एरिया, एकदम जंगल एरिया। उसके बाद में फिर ये महुआ भाटा है, उसके लगा हुआ एक बोईर गांव है, और बोईर गांव से फिर पहाड़ी चढ़ता है, तो वहाँ से उसके बाद फिर बॉर्डर है छत्तीसगढ़ का। अच्छा, वहाँ से उड़ीसा लगता है आगे। ओके, हम जब वहाँ पे गए थे करीबन 10 साल पहले,
भूलन के 10 साल पहले उस गांव पे गए थे ट्रैकिंग करने के लिए, उसी पहाड़ी पर ट्रैक करने के लिए यूथ हॉस्टल की तरफ से हम लोग सब जाते थे। तो वहाँ पे गए, तो जब मैं पहली बार उस गांव को देखा, वहाँ के लोगों को देखा, तो मुझे बड़ा अद्भुत से लगे वो। अच्छा। मतलब बड़ा अलग ही, मतलब वहाँ पहुँचने के बाद देखा मैं, इतना साफ़ सुथरा गाँव। ये अभी हमारा स्वच्छता अभियान तो अभी चालू किया है मोदी जी ने। हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात 2002 या 3 की, जब मैं गया था वहाँ। न्यू छत्तीसगढ़ हुआ था। छत्तीसगढ़ नया नया ही बना था, 2-3 साल हुए थे। जोगी जी आकर के गए थे उस गांव। अच्छा। ऐसा भी सुना था मैंने, उन्होंने बताया थे कि जोगी जी आए रही से यहाँ पे, प्रथम मुख्यमंत्री। हाँ, कहने का मतलब कि ये जो वहाँ की साफ सफाई उस समय मेरे दिमाग में चढ़ गई थी। अच्छा। कि इतना साफ सुथरा गांव कैसे हो सकता है। स्प्लेंडेड वर्क कैसे आ कमाल का। अब पूरा गोबर से लिपा हुआ, और उनका एक लाल बंगला है वहाँ। ओके। आपने फिल्म में देखा होगा। जी देखा है कि एक लाल कलर का बंगला है, उसको लाल बंगला बोलते हैं वो लोग। उस लाल बंगले में किचन होता है उनका। अच्छा। उसको आप छू नहीं सकते। उनका रसोई है और उनका देवस्थल है, लगा। हाँ। तो उसको अगर आप छू देंगे तो वो तोड़ देते हैं पूरा उसको। ओह माय गॉड। हाँ, और आपको उसके भरपाई करनी पड़ेगी। तो उस समय से हमारे को बोलते थे, साहब इस तरफ मत आना, आप लोग दूर रहिए, ये हमारा रसोई है, यहाँ पे सिर्फ उनके घर की महिलाएं या उनके घर के लोग ही जा सकते हैं। ये रूढ़ी नियम है उनका, वहाँ का नियम है। ये वहाँ का नियम है। तो आप सोचिए कि जिस समय हम वहाँ गए तो हमारे को शूटिंग में कितने प्रॉब्लम आए होंगे कि हम कैसे इतनी भीड़ को, हमारे साथ जो 70-80 लोग गए थे, बाहर के लोग थे, जो हर आदमी को हमने ये बताया हुआ था कि भाई ध्यान रखना, किसी हालत में वो लाल बंगले को छूना नहीं, उसके आसपास नहीं फटकना। तो जब भी हम जाते थे तो मैं ही पहले खड़ा हो जाता था जाकर के, इधर कोई नहीं आएगा, पूरे के पूरे उधर चले जाओ, सब उधर दूर दिखते नहीं, और उनके यहाँ का एक बंदा आकर के खड़ा हो जाता था वहाँ। अब जिस समय हमने डिसाइड किया कि हमको यहाँ पर फिल्म की शूटिंग करनी है, तो 3-4 चक्कर काटे। पहले तो वो हम भूल ही गए थे कि कौन से गांव में हम गए थे। जब मैं बख्शी जी के उपन्यास पढ़ता था, संजीव बख्शी जी के उपन्यास पे बेस्ड है ये, तो उसमें जब वो घर का वर्णन करते थे कि छत्तीसगढ़ के घर, गांव के घर, ऐसे घर जो गोबर से लिपे हुए, साफ सुथरे, और ये वो, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो गांव घूमता था। बड़े बड़े लकड़ियों के ब्लॉक से उससे लोकेशन जो है, लोकेशन मेरे को वही दिखता था बार बार, और मैं भूल चुका था कि हम गए कहाँ थे। तो बहुत भटकने के बाद में मुझे, भूपेंद्र साहू जी उसी एरिया के हैं, तो पहले कई चक्कर हम काटे, वहीं जंगलों में घुसे, लेकिन वो गांव नहीं मिल रहा था। सर आपने ही तो नहीं खून दिया था भूलन का अंदर? तो वो भी बताऊंगा आपको किस्सा भूलन का। भूपेंद्र जी ने बताया मुझे कि मनोज भाई यहाँ पे, मैं पूछा उनको कि भुंजिया आदिवासी यहाँ पे कहाँ पर हैं जी। तो उन्होंने बोला 4-5 जगह पे हैं, तो आप नाम बताइए, मैं इसको शायद याद आ जाए। तो उन्होंने 1-2 नाम बताया, और जैसे ही बोले महुआ भाटा, मैं बोला अरे यही है, पीपर छेड़ी के पास में है वो, 5 किलोमीटर पे। तो फिर हम वहाँ गए और हम उन लोगों से बात की, गाँव वाले से, कि भाई हम यहाँ पर शूट करना चाहते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं? बोले नहीं साहब, मतलब आप लोग का सहयोग चाहिए होगा। तो बोले बिल्कुल मिलेगा। वहाँ पे एक सलीम भाई हैं, वो NGO वगैरह पे काम हम करते रहते हैं, तो उनसे परिचय हुआ। उन्होंने बहुत मदद की हमारी, सारे गांव वालों को लाना मिलाना, वहाँ जितने भी जो भी परेशानी होती थी, वो सलीम भाई हमारे जो हैं वो बेचारे भिड़ करके उसको करवा देते थे। अब जब यहाँ से हम देखेंगे आपकी, उसमें जो आर्टिस्ट हैं, 8-10 आर्टिस्ट ही हैं हमारे। मुखिया है, उसकी वाइफ है, बकला है, उसकी वाइफ है, रघुनाथ है जो दुकान चलाता है, जितरू है, और एक सेवक है। ऐसे 8-10 एक आर्टिस्ट थे जो हमारे यहाँ से गए थे। अच्छा। बाकी सारे लोग हमने गांव से चुने। तो गांव वालों से हम पूछते थे, भैया इनका, आप लोगों को काम करना है इसमें, और इतने लोग चाहिए हमारे को। तो बेचारे, तो उनके वो लगती थी, हाजिरी लगती थी रोज़ की रोज़, और उनके रोज़ी के हिसाब से हम सबको पेमेंट करते थे। मतलब वो ऐसा नहीं कि भीड़ है भाई गांव की, चलो आ जाओ खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं। बराबर उनका जो भी पेमेंट बनता था वो पेमेंट बना करके, और वो सब मुखिया जी को देते, भैया आप ये सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो सारे रियल विलेजर्स थे, रियल विलेजर्स को मिंगल किया था हमारे आर्टिस्ट के साथ में। तो क्राउड जो था हमारा वहाँ पे, वो सारा पेड क्राउड था, और वो जानबूझ करके, क्योंकि होता ही है कि वही जैसे कौतूहल में लोग आ जाते हैं जी। और आसपास के बहुत से गांव से लोग आते थे कि शूटिंग चल रही है, हम वहाँ जाएंगे। लेकिन क्या है, जब आपको आर्टिस्ट के रूप में, मतलब पूरा गांव आप दिखा रहे हो, तो उस गांव में जो पीछे लोग भी खड़े हुए हैं ना, वो भी रजिस्टर होते हैं कि एक मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में लोग बैठे हुए हैं। तो बैठे हुए हैं तो कौन लोग हैं वो? तो हमारे आर्टिस्टों के साथ में वो पूरे गाँव वाले बैठे हैं।
तो वो भी रजिस्टर होते हैं, वो भी दिखते रहते हैं कि यही बंदा था, पिछले बार भी ये बंदा था, यही बंदा न्यायालय में भी आया, वहाँ पे भी वो लोग दिखते हैं, कोरिलेट करते थे। तो वो दिखने चाहिए, सारे लोग आपको दिखेंगे तब तो आपको समझ में आएगा। तो ऐसा मतलब करने के लिए हम लोगों को शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन वो इतने समझदार, मैंने जैसे बताया आपको, उनको जैसा बोलो वो, भाई अब ये वहाँ पे मर्डर हो गया, आप सबको दौड़ के जाना है यहाँ से, स्पीड में चलिए, स्पीड में चलिए, किसी का हो गया है देखो मर्डर, तो आप धीरे धीरे नहीं जाओगे, भागते करीब करीब भागते हुए जाओगे, तो उस तरीके से जाओ। या जिस समय उनको पुलिस पकड़ने आती है तो पूरा गांव बोलता है कि हमको भी जेल जाना है, इंसान के अंदर एड्रेनलिन चल हो जाता है कि नहीं दौड़ना है, भागना है, तो जेल जाना है के लिए एक आदमी छूट जाता है, वो आखिरी में भागते हुए चढ़ता है ट्रैक्टर में, आपको ध्यान होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब ऐसा कर पाना एक तो कठिन बहुत होता है कि रियलिस्टिक दिखाने के लिए, जी कि चीज़ें रियलिस्टिक जितनी रहेंगी ना उतनी आप रिलेट कर पाओगे उस फिल्म से, आपको लगेगा हाँ यार मेरे जीवन का हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे। गांव के लोगों ने जब फिल्म देखी तो कई लोगों ने रोए, मतलब बहुत से लोग रोते हुए मुझे फ़ोन किए कि साहब आपने हमको गांव दिखा दिया, वो समय का गांव दिखा दिया जब हम वहाँ रहते थे। नॉस्टैल्जिया हो गया सर। मुझे खुद एक ऐसा पॉइंट आ गया था जब उसको बोलना चाहिए, जैसे दरोगा जब एंट्री करता है और गंजा को सर थप्पड़ मारता है जोर से सर, और उसको गिराते हुए ले जाता है, पुलिस गाड़ी में अपलोड करता है सर, अंदर ही अंदर मेरे अंदरूनी कांप गया था कि 70 साल के बुजुर्ग को मारना करना, ये क्या न्याय व्यवस्था। ठीक है, आपको ले जाना है, आप ले जाइए, प्रक्रिया कीजिए, क्या आपको मारना जरूरी है, आपको करना जरूरी है? ये आपने रील और रियलिटी की जो बारीक लाइन को मिटाना शुरू किया सर पिक्चर में, वाकई सर ऐसा लगने लगा कि मेरे खुद के भावनाएं चालू हो गए। देखिए क्या होता है इसके पीछे, एक जैसे आप देखे होंगे कि शुरुआत में जब दरोगा वहाँ आता है, जी, तो गांव के लोग कहीं ना कहीं एक मजाक बनता है उनके ऊपर कि अरे दरोगा भी भूलन खून दे रही से मतलब बेवकूफ़ आदमी है क्या ये, और सब हंसते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमिलेट हो गया रहता है, उसको अंदर से ह्यूमिलेशन रहता है कि इस गांव में आया था मैं और भूलन खून के आया था, उस बात का उसको वो है। और दूसरे लोग हंस दिए हैं, सारे लोग जब हंसे हैं उसके ऊपर में, मिर्ची खाता रहता है तो क्या मिर्ची लग गई क्या बोलते, ज़्यादा मिर्ची लग गई क्या तुला। तो ये जो चीज़ें थी उसको थोड़ा ह्यूमिलेट कर गई हैं, इसलिए जब वो दोबारा गांव में आता है तो पहले ही गुस्से में रहता है, रिवेंज मोड में आता है। हाँ, उसका मूड ही वही है। और मज़े की बात यह है कि जब वो झापड़ मारा है उसको, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम कांटेक्ट नहीं करते हैं शूट के समय जी, कि हम किसी ने झापड़ मारा तो वो एक्चुअल झापड़ नहीं रहेगा अनलेस एंड अनटिल कि बहुत ज़रूरी हो आपको। तो पुष्पेन से मैंने बोला था कि थोड़ा सा ऊपर से ऐसा रखना, टच रखना, लेकिन पूरा वो नहीं। सलीम उसको बोल दिया था, सलीम अंसारी थे जिन्होंने वो काम किया था गंजा का, हाँ गंजा का। तो सलीम ने उनको बोल दिया था कि नहीं तू मेरे को मार देना झापड़। तो ठीक है, वो भी स्टेज वाला, ये भी पुराने आर्टिस्ट सब। तो इन्होंने उठा करके चड़ाक से एक झापड़ मारा, द रियल वन, रियल झापड़ मारा है उसको, बहुत जोर से मारा है। अच्छा। और दूसरा ढकेलने के लिए भी मैंने नहीं बोला था उसको कि तुम ढकेलते, तुमको खींचते हुए लेके जाना है, मैंने कहा। इन्होंने खुद इम्प्रोवाइज किया वहाँ पे। ये लोग वहाँ पे बोले कि मुझे लगता है कि ना तू धकेल देना भाई मेरे को क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक्चुअली उसकी एज थी, हाँ। और दुबला पतला आदमी, कमज़ोर आदमी, उसको कैसे धकेला, उसको एक्चुअल धकेल दिया, उसके पैर में पूरा छिल गया था, एक्चुअल में छिल गया था, वो गिरा ना जोर से। तो मैं कट बोलते बोलते चुप हो गया, मैं बोला अभी जान दो, निकल रहे हैं निकल जान दो करके। वो सिंगल टेक था। उसके बाद हमने कट बनाया, बाद में जीप में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कट्स में थी। लेकिन वो जो उन लोगों ने किया आपस में, यही डेडिकेशन है, ये है आर्टिस्ट जो अपने पर्सनल चीज़ों को किनारे रख करके और सिनेमा के लिए उसको उतना रियलिस्टिक है कि वो आदमी हिल जाता है उस समय कि यार ये आदमी एक तो दूसरे का कष्ट, दूसरे का अपराध अपने सर ले करके जा रहा है, और इसको इस तरीके से आप मारते हुए लेकर के जा रहे हो, ये कहाँ की मानवता है? इतना बुजुर्ग आदमी इसको क्यों मार के ले जाता है? हमारे इमोशन जाग जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हिला देती थी। सर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बारी आती है थोड़ी हंसी की ओर। सर एक लाइन में आपको बोलना चाहूँगा, आपकी फिल्म का एक डायलॉग है जो अभी तक के मैं हंसते हुए भी आ रहा हूँ, आप भी हंसेंगे, पूरी पब्लिक भी हंसती है। एक बीड़ी ऐसी बाटी गई जैसे कि समुद्र मंथन के बाद अमृत। सर ये लाइन कैसे क्लिक किया और आपने उस एज इट इज़ ही रखा, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर।
क्या है बख्शी जी का जो उपन्यास है भूलन कांदा, तो मैंने देखा है जब मैं भूलन पढ़ा, उसको उपन्यास को पढ़ा, कम से कम 25 बार 20 बार पढ़ाऊँगा उस पूरी उपन्यास को, तो वो उपन्यास में इतनी चीज़ें जो थी, वो बख्शी जी का जो ऑब्जर्वेशन है इतना कमाल था कि एज इट इज़ कई डायलॉग्स हमने रखे हैं। अच्छा। तो वो जो देख रहे हैं मास्टर वहाँ पे कि बीड़ी ऐसे बांटी जा रही है जैसे समुद्र मंथन के बाद अमृत मिला हो, ऐसे बैठे हैं सारे के सारे यूं ऐसे, मतलब हाँ, प्रसाद की मतलब तरह ले रहे हैं। नहीं तो वो सम्मान है, एक्चुअली वो सम्मान है। हाँ हाँ हाँ। गांव में ये चीज़ें होती हैं, बैठक में जब आप बैठते हो तो वहाँ बीड़ी ऐसा मतलब सम्मान आपने के सर रूप में दिखाया भी उसको, निर्देशन जैसे मैंने बोला अपने यहाँ जैसे चाय रहती है जी जी कि भाई जी। सबको चाय दो, सबको ये सबको करो चाय ये करो, तो उस तरीके से वहाँ बीड़ी दी जाती है और वो लेते भी बड़े उससे हैं। हाँ, अदर से वही मैंने देखा। हाँ साहब, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी कि कोई आके बैठा सबको सिगरेट दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई हादसे का पात्र हो जाएंगे। हाँ, तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था और मैंने उसको एज इट इज़ रखा। अब वो होता क्या है कि बीड़ी ऐसी बांटी जा रही थी जैसे समुद्र मंथन के बाद अमृत, तो ये अमृत के जैसे ही बांटते हुए दिखाना था कि लोग बैठे हैं और सबको वो बीड़ी एक एक दे रहा है। अमृत पिलाया और एक आदमी जो है जिसको उन्होंने निष्कासित किया हुआ है, उसको गांव से उसका नाव धोबी बंद है बोले जी। तो मतलब कि तुम इस गांव से अभी 15 दिन के लिए तुम निष्कासित हो, तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तुम्हारा किसी प्रकार के कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तुम्हारा किसी के साथ। वो बंदा भी बैठा है तो उसको बीड़ी देते देते रुकता है, तू यहाँ कैसे आ गया? अच्छा। तो बोलता है आज तो मोर आखिरी दिन, अभी नहीं हुआ है, पूरा दिन बाचे है बोलता है। उसके बाद चल देता है उधर, उसको नहीं देता बीड़ी वो, मतलब उसका सम्मान नहीं हुआ। हाँ। तो वही ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें हैं कि आप जब वहाँ बैठते हो और देखिए इसमें मास्टर जी को हमने स्टोरी टेलिंग जो रहती है उसमें आप कैसे दिखा सकते हो इन चीज़ों को। मास्टर जी जो हैं वो भोपाल से आए हैं, उनका ट्रांसफ़र भोपाल से छत्तीसगढ़ के एक अंदरूनी गांव में हो गया है, रिमोट विलेज महुआ भाटा। हाँ, वहाँ पे हो गया है महुआ भाटा में। तो वो बंदा अपनी दृष्टि से उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर मैं ऐसे बताना चाहूँ तो मैं ऐसे उसको दिखाऊंगा तो सिर्फ दिखाते रहूँगा, पब्लिक जो ले सकती है वो लेगी, जो नहीं ले सकती नहीं लेगी। यहाँ पे क्या होगा, मास्टर जी जब बोलते हैं अपनी दृष्टि से कि जब तक के कि ऐसा नहीं होगा तब तक के ऐसा नहीं करेंगे ये लोग, ऐसा होने से ऐसा होगा, तब लोगों तक फीड होता है वो, अच्छा ये प्रथा है, ये भी प्रथा है, ये भी प्रथा है। तो मास्टर का काम ही यही था कि उनके ऑब्जर्वेशन से हम पब्लिक तक पहुँचे, तो इस तरीके से उसको लिया गया हो। आपसे अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, भूलन कांदा, ये सर टॉपिक तो मेरे घर की ही टॉपिक है सर। मेरे पिताजी डिप्टी रेंजर थे और उसमें जब एग्रीकल्चर विभाग में वो गए एसडीओ बन के, तो उन्हें ना कलेक्ट्रेट जाना था राजनांदगांव में। अब वो कलेक्ट्रेट जाएँ तो उससे पहले शायद ना भूलन कांदा किसी चीज़ को खून दिए थे पैर से, वो बाद में मुझे समझ में आया, उसको मैं बता रहा हूँ। वो कलेक्ट्रेट के 10 चक्कर काटे जा रहे और मुझे ऐसे वहाँ से फ़ोन किए, फिर थक हार के पसीना पसीना हो गया, एकदम आँख वाँख भी लाल हो गया, बेटा जल्दी घर आ, मुझे लेने आ, कलेक्ट्रेट के पास हूँ मैं, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा घर कैसे आऊँ, क्या आऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा करके मैं अपना साइकिल वाइकल पकड़ा और नांदगांव, हाँ नांदगांव, राजनांदगांव में है वहाँ कलेक्ट्रेट, राजनांदगांव कलेक्ट्रेट के जस्ट सामने वो खड़े हैं, नाक के सामने कलेक्ट्रेट है और मैं साइकिल में दौड़ते हुए जा रहा हूँ, 12th क्लास में, बहुत स्पोर्टी था। तो पहुंच गया मैं, पापा क्या हो गया कलेक्ट्रेट सामने, पता नहीं बेटा क्या हो गया। तो थोड़ा पानी वानी सामने वाले से लिया, फिर मैं बताया, फिर प्यून को मैं बुलाया कि साहब ऐसा ऐसा है और यही आपके नए साहब है करके, रंजीत विश्वास। तो बोले सर ये पक्का भूलन कांदा खून दिए होंगे करके, जागो 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 कर रहा था प्यून। भाई इतना हंसा, फिर मैं समझा कि पहली बार क्या चीज़ होती है भूलन कांदा भी। नहीं, भूलन जब हम शूट किए ना, हाँ, तो जब तक शूट किए थे जी सर, पूरी फिल्म हो गई, मुझे नहीं मालूम था कि सही में होता है कि नहीं। हाँ, मतलब ये एक किंवदंती जैसी है कि भाई भूलन किसी ने खून दिया, पौधा कैसा होता है वो भी नहीं मालूम, इट्स रियल, मैंने कुछ भी नहीं मालूम था। तो हम गए यहाँ से वन औषधि पादप बोर्ड जो है जी, उनके लिए, मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के लिए हम डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे थे, कुछ 10 एपिसोड बना रहे थे, जो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, जो अपने वैद्य लोग रहते हैं ना, जी जी जी, उनके ऊपर में डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे। तो उस डॉक्यूमेंट्री के लिए कोंडा गांव से अंदर घुसे
और रिमोट में गए फिर? हाँ, कोंडागांव, वो अलग ही, मतलब ये शूट के बाद, भूलन वूलन के शूट के बाद। वो बंदा मुझे नहीं जानता कि ये डायरेक्टर है, भूलन कांदा पे फिल्म बनाई, इनको कुछ नहीं मालूम। हम गए जंगल के अंदर में, वो बेचारे थे, तो उनके साथ हम घुसते थे जंगलों में। अच्छा। और जंगलों में जा करके हम शूटिंग करते थे। वो बताते चलते थे कि भाई ये वाली जड़ी बूटी इसके काम आती है, ये वाली है, ये वाली इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, वो सब बताते चलते थे। हम लोग शूट करते चलते थे। अचानक ऐसे चलते चलते एक जगह वो रुके जी, और ऐसे एक बेल थी नीचे ज़मीन पे, ऐसे बेल थी, तो बोले ये भूलन है। अच्छा। ये भूलन बेल है। तो उनको नहीं मालूम था कि मैं इसी पे फिल्म किया हूँ। तो मैं दौड़ते हुए करीब करीब गया, मैं कैमरे के पास था, वहाँ से दौड़ते हुए गया, देखा, बोला कौन सा वाला भूलन है? बोले ये भूलन है साहब। बोला पक्का ये मालूम? बोले हाँ साहब पक्का है। क्या काम में लाते हो आप लोग इसको? तो बोले हम इसकी जड़ जो है वो मलेरिया के बुखार के समय हम देते हैं इसको। तो मैं बोला इससे क्या होता है? तो बोले इसको अगर आप पार कर जाओ, हर जगह का अलग अलग है, खूंदना अलग हो गया। हाँ। वो बोलता है कि अगर आप इसको पार कर जाओगे, ऐसे नहाक दोगे तो आप रास्ता भटक जाओगे। तो मैं बोला करके देखूं? तो बोले ऐसे नहीं साहब, अनजाने में। वो भी भूलन में? हाँ, अनजाने में। हाँ। आप चलते चलते अचानक आपने क्रॉस कर दिया, आप घर नहीं पहुंच पाओगे, आप भटकते रहोगे। तो वो उस दिन उसकी फ़ोटो खींचा मैं, और उस दिन डाला था उसको कि भूलन मिल गई फेसबुक पे। और वो ही घूम घूम के मेरे पास आती है कि साहब भूलन मिल गया करके। मेरे ही खींचा हुआ फोटो है, ट्रेंड बना दिया आपने सोशल मीडिया ट्रेंड क्रिएट कर दिया। मेरी खींची हुई फोटो है, मेरे उस पे फेसबुक पे डली हुई है उस समय की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम वहीं से और आगे गए दूसरे तीसरे दिन, और एक वैद्य राज के साथ में अंदर घुसे जंगल में। जंगल घुसने के बाद एक छोटी सी पहाड़ी थी, बहुत घना। तो झाड़ियाँ हटा हटा करके वो हमको ऊपर लेकर के गए, पहाड़ी के ऊपर हम पहुँचे। अब जब हम ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे चल करके हम ऐसे करके ऐसे यहाँ से ऐसे पहाड़ी के ऊपर पहुँचे जी। अब वो बोला कि साहब अब इसके आगे वो ही पौधे मिलेंगे आपको, तो अब वापस चलते हैं। बोले चलिए। तो हम पलट गए वापस जाने के लिए नीचे। तो बोले नहीं साहब यहाँ से नहीं जाना है, इधर से जाना है। तो मैं बोला क्यों? आए तो हम यहाँ से हैं। तो बोले नहीं यहाँ से नहीं आए, हम इधर से आए हैं। मैं बोला यार कैसी बात कर रहे हो, अभी तो हम यहाँ से चढ़ करके इधर से यहाँ पहुँचे। बोले नहीं साहब हम लोग इधर से आए हैं। दिमाग घूम गया। अच्छा, हमारे साथ जो हमारे और साथ में लड़के थे, मैं बोला कहाँ से आए रे? तो वो भी वही बोले हम लोग यहीं से आए भैया। और वो गांव वाला बोलता था नहीं इधर से आए हैं। तो मैं बोला एक काम करो, इसी के पीछे पीछे चलो अभी, क्यों गांव का आदमी है। और वो बंदा उतारा जहाँ पे हमारे को, हम वहीं पहुँचे जहाँ से हम चढ़े थे। तो मेरा दिमाग घूम गया। तो मुझे लगा कि उस दिन हम भूलन खूंदे थे, कि वो रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं हमारे पैर उसके ऊपर से निकला है या जैसा भी रहा हो। तो वो एक्सपीरियंस हुआ था मेरे को उस दिन, नहीं तो मेरा दिशा भ्रम कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मैं जहाँ से चढ़ा मेरे को मालूम है यहाँ से चढ़ा हूँ, यहाँ से उतरूँगा, यहाँ से जाऊँगा, ये पूरा मालूम रहता था। उस दिन पता नहीं मैं अकेले नहीं, पूरी टीम को लग रहा था कि हम आए यहाँ से, ये इधर से क्यों लेके जाए। वो बोलते नहीं हम आए यहीं से बोलते। मतलब हमारी छत्तीसगढ़ की रूढ़ी जो है, वास्तविकता एकदम नहीं वो है, उसका बॉटनिकल नेम भी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। और यहाँ ही नहीं, उड़ीसा में भी है वो, मध्य प्रदेश में अमरकंटक के जंगलों में है वो। ऐसे बहुत सारी जगहों पे है, नाम अलग अलग है उसका। कहीं कोई कुछ बोलता है, कहीं कुछ बोलता है, लेकिन वो बेल एग्जिस्ट करती है हर जगह। सर अगला पड़ाव जो है वो क्वेश्चन का नहीं है सर, वो एक रिक्वेस्ट है आपसे सर जी। मुझ जैसे दर्शकों का, और काफ़ी सारे दर्शक जो मेरे दोस्त हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट था कि सर उनको मैंने बताया दिया है कि मनोज जी का मैं आज इंटरव्यू पॉडकास्ट लेने जा रहा, तो उन्होंने मेरे को कुचक दिया कि थोड़ा सा सर से ना वो पूछ ले बे। तो उनका एक क्वेश्चन है कि सर नेटफ्लिक्स, OTT, अमेजॉन प्राइम जैसे सर बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर हिंदी और काफ़ी वो खोजते सर छत्तीसगढ़ी मूवीज़, ईजी टू एक्सेस। तो हमें सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, OTT में छत्तीसगढ़ी कब, छालीवुड कब आ रहा है? देखिए एक OTT तो यहाँ पे है ज़रूर। इसके पहले भी एक OTT था, 2-3 OTT छत्तीसगढ़ बेस्ड रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो बड़े OTTs हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, जी है, तो बहुत शुरू में जिस समय नेशनल अवार्ड नहीं मिला था अपनी फिल्म को, उस समय मैंने कांटेक्ट किया था उनसे। जी। तो बहुत ज़्यादा वहाँ से मुझे रिस्पांस नहीं मिला था। अवार्ड मिलने के बाद मैं ही कांटेक्ट नहीं किया वहाँ
हाँ कि मैं बोला अब रिलीज़ करना ही है तो अभी OTT पे हम क्यों करें, क्योंकि देखिए क्या है, जिस समय हमने फिल्म बनाई थी उस समय OTT का बहुत ज़्यादा चलन नहीं था। 17 में फिल्म बनी है, 16-17 में फिल्म बनी थी, तो उस समय इनका थी ज़रूर, लेकिन इनका कोई बहुत ज़्यादा लोग देखते नहीं थे OTTs। ये चालू कब हुआ? कोरोना के काल में। कोरोना में लोग घर में बैठे रहते थे, तो उस समय उनके पास मनोरंजन का इससे अलग और कोई साधन ही नहीं था। तो सारे OTTs जो ग्रो किए हैं वो उस पीरियड में ही किए हैं। अंडर द बॉक्स थे वो पूरा डेवलप। हाँ, वो सारा कुछ वो उसी समय डेवलप हुआ। हाँ। और 22 में हमने फिल्म लगाई, 21 में मुझे अवार्ड मिला। 27 मई 2022 को रिलीज हुआ। हाँ, 2021 में मुझे अवार्ड मिला था, 22 में मैंने इसको रिलीज़ किया। रिलीज़ होने के बाद में फिर मैं सोचा भी कि अमेज़न में बात हो गई थी हमारी। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनली इसको हम ये करेंगे और पे पर क्लिक के हिसाब से, मतलब व्यूअरशिप के हिसाब से हम आपको पेमेंट करेंगे। और बहुत लंबा चौड़ा उनका एक टर्म्स कंडीशंस और ये सब था, बहुत लंबा चौड़ा, मतलब मेरे ख्याल में 80-90 पन्ने का होगा वो। फिर मेरे जैसे 2-3 लोग लगते हैं। हाँ तो फिर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं, इधर डाल दिया था। फिर कुछ समय बाद मैं बोला अभी इस पे मेरे कम से कम 10 साल लग चुके हैं फिल्म में, तो अब इससे बाहर निकलो। तो हमने उठा करके फिर इसको यूट्यूब पे डाला। यूट्यूब तो इजीली एक्सेसिबल है, सब लोग देख सकते हैं वहाँ पे फिल्में। लेकिन हाँ, एक ये प्रश्न जो है ये बहुत अच्छा है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा जो है वो क्यों नहीं आ रहा है वहाँ पे। तो ये लगे हुए हैं प्रयास में हम लोग कि कुछ 1-2 फिल्मों से भी अगर शुरुआत हो जाती है वहाँ पे तो हमारे सिनेमा को वहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलेगा जरूर सर मिलेगा। क्योंकि ना मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जब माइंड रिफ्रेश होता है, मेमोरी रिफ्रेश होती है, जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें भूलन आ गया, माया आ गया, कोई भी चीज़ आ गया तो क्लिक कर जाता है। फिर मेरे पिताजी ना बहुत पसंदीदा हैं छत्तीसगढ़ी मूवीज़ के और गाने के तो बहुत शौकीन है, तो वो मेरे को भगा देंगे, तू जा काम वाम जा, इसको चालू रहने दे, जैसे रामायण होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि सर OTTs में आ जाएगा ना तो छत्तीसगढ़ी अपने आप कनेक्ट कर लेगा। बिल्कुल और वो एक बड़े स्तर पे हो जाएगा। हाँ, बड़े नेटवर्क में चला जाएगा, होना भी चाहिए। और सर आपसे मैं एक जानकारी जानना चाहता हूँ, जैसे सर ये जो PVR, आइनॉक्स और काफ़ी सारे जो मल्टीप्लेक्सेस है जहाँ थिएटर्स पे लगती है, इस पे सर मैंने रिसर्च भी किया है कि छालीवुड को मेहनत करनी पड़ी सर कहीं कहीं पे अपनी पिक्चर को लगाना करना। उस संघर्ष के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है सर, क्योंकि ये कोई नहीं पूछ रहा है लेकिन मुझे जानना और मेरे व्यूवर्स को जानना है। देखिए क्या है, 2019 में मेरी एक फिल्म आई थी महू कुंवारा तहू कुंवारी। हाँ, महू कुंवारा तहू कुंवारी। और उस फिल्म के साथ क्या हुआ, राजनांदगांव में एक टॉकीज़ थी, वो टॉकीज़ में हमारी फिल्म चल रही थी। देखिए क्या होता है, जो आप लोगों के इनके साथ में, मतलब हमारा एग्जिबिटर्स के साथ में जो सिनेमा वाले हैं उनके साथ में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में एक होल्ड ओवर होता है कि वीकली मान लीजिए 1.5 लाख रुपए उन्होंने बोला कि आपका होल्ड ओवर है ये 1.5 लाख। इसका मतलब है कि जब तक 1.5 लाख रुपए मेरे आते रहेंगे आपके टॉकीज़ में तब तक आप फिल्म उतार नहीं सकते। अच्छा। इन्होंने क्या किया था, एक कलंक करके एक हिंदी फिल्म आई थी उसी समय। जी। तो इन्होंने हमारी फिल्म होल्ड ओवर के ऊपर होने के बाद भी उसको उतार दी और उतार करके कलंक लगा दिया था। तो हम लोगों ने उसके अगेंस्ट में एक एक्शन लिया और सारे लोग वहाँ जा कर के धरना दिए, कलंक को उतरवाए और वापस महू कुंवारा तहू कुंवारी चढ़ी वहाँ पे फिल्म। उसी समय हमारे जो करस्पॉन्डेंट्स थे वो PVRs और जितने भी मल्टीप्लेक्सेस हैं सबके साथ में हमारा लेटर्स गए हुए थे कि हमको इस तारीख से फिल्म लगानी है। तो उन्होंने नहीं लगाई, तो रिवॉल्यूशन चालू हो गया। तो अब क्या था, चूंकि हम वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन कर चुके थे, दूसरा आंदोलन हम लोगों ने किया इसके खिलाफ कि अब सलमान खान की एक फिल्म आ रही थी उस समय, नाम भूल रहा हूँ मैं, एक क्या नाम था फिल्म का, वो रिलीज़ थी उस दिन। जी। तो हमने बोला वही तारीख रखेंगे हम, और उस दिन हम किसी भी मल्टीप्लेक्स में ऑडियंस को नहीं जाने देंगे। अच्छा। और झगड़ा झंझट करके नहीं, गांधीवादी उसमें जाएंगे कि हम सबको एक एक फूल देंगे अहिंसा के और बोलेंगे साहब छत्तीसगढ़ी फिल्मों को सपोर्ट करिए, आज मत देखिए आप ये फिल्म। तो वो हमारा आंदोलन बहुत सक्सेसफुल हुआ, सबके सब जेल भी गए हम लोग। हाँ, सारे के सारे जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, जितने आर्टिस्ट्स, टेक्नीशियंस,
और सिर्फ रायपुर के नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ से आए थे लोग। सर ये रिमांड जेल बोल रहे कि ओरिजिनल जेल की बात कर रहे हैं? ओरिजिनल जेल में गए वो। अरे बाप रे सर। ओरिजिनल जेल में उन्होंने एक सांकेतिक रूप से हमारे को बंद करके रखा, अंदर नहीं ले गए वो। हाँ। तो जो परिसर था उस परिसर में हम लोग थे। फिर बाद में ताम्रध्वज साहू जी से उस समय चर्चा हुई फिर जा कर के, और फिर उन्होंने बोला कि नहीं हम ये इसके ऊपर काम करते हैं। फिर वो जो वहाँ से उन्होंने कसा उनको कि भाई आप छत्तीसगढ़ी फिल्में लगाइए, ये ज़रूरी है। उसके बाद से लगनी शुरू हुई है हमारी फिल्में, और उसी के तुरंत बाद सतीश जैन जी की फिल्म आई थी हंस जन पगली फंस जावे। हाँ, वो फिल्म भी वहाँ लगी और ताबड़तोड़ बिजनेस किया उसने। बिजनेस किया। तो वो एक मतलब उनको भी ये समझ में आया कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा का कितना दम है। मतलब हिंदी सिनेमा अपनी जगह पे है, जब वो लोग एक के बाद एक वो उनके शोज बढ़ने लगे। आप ही के सुकवा मूवी के एक्टर मन कुरैशी उसी मन में भी थे। था उसमें। हाँ। तो तब उनको समझ में आया कि पोटेंशियल कितना है छत्तीसगढ़ी सिनेमा का, और उसके बाद से आज तक आपको देखना हर छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए अब मल्टीप्लेक्सेस खुल गए। छालीवुड के क्रांतिकारियों में आप ही नहीं ऐसा नहीं और आएगा सर, क्योंकि आगे चल के अगर मान लीजिए तो मेरी जनरेशन आगे वाली सक्सेस देखती भी है, लेकिन सर ऐसा रहता है कि हमेशा किसने स्टार्ट किया था, किसने दिलाया। तो नहीं, सर सारे लोगों का उसमें हाथ है। हाँ। मैं अकेला उसका क्रेडिट नहीं ले सकता, क्योंकि सारे लोग नहीं रहते तो ये काम नहीं होगा। सर मैं उन सारों को और आपको नमन करता हूँ इस क्रेडिट के लिए कि क्यों सर छालीवुड ऐसा चीज़ है ना सर कि मेरी जनरेशन को हमेशा देखना चाहिए और मेरे आने वाली जनरेशन को भी देखना चाहिए। क्योंकि सर मातृभूमि की पिक्चर जब चलती है, बिल्कुल मैंने साउथ में देखा सर, मातृभूमि की मतलब मातृभूमि उनकी पिक्चर ही देखना है। तो एक ये जब एसेंस आएगा ना सर, तब आएगा मज़ा। नहीं हो गई, लोगों में है वो चीज़। हाँ। थोड़ा सा अभी एक दिक्कत ज़रूर है यहाँ पे कि पर्टिकुलर एक वर्ग जो है वो सिनेमा देख रहा है। हाँ। छत्तीसगढ़िया आदमी भी जो पढ़ा लिखा बंदा है, अच्छा बंदा है, वो सिनेमा की तरफ रुख नहीं कर रहा है। बहुत सारे देखिए, भूलन के लिए मैं अगर आपको बताऊं जी सर। तो भूलन का जिस तरीके से आउटकम आना था हाँ। सिनेमा हॉल से कि पहली फिल्म जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाती है, राष्ट्रीय अवार्ड लेती है, और आपके यहाँ के लोग भी उसको नहीं देख रहे हैं अगर सिनेमा घर में, तो उससे दुखद कुछ नहीं है। मतलब हमने कोशिश मेरी की, लैंग्वेज में हमने कोशिश की कि वो फिल्म जो है वो एक यहाँ का सिनारियो बदले। यस। कि हम जो एक ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम सिनेमा पर ही काम कर रहे हैं, जैसे जो बाकी की फिल्में आती हैं वो मेन स्ट्रीम सिनेमा है। जी जी जी। टाइप है एक कि एक तरीका वो है जिसमें एक विलेन है, एक हीरो हीरोइन है, और एक स्टोरी है, वो एंटरटेनिंग स्टोरी है, एंटरटेनमेंट के लिए बन रही है, वो मेन स्ट्रीम सिनेमा है। हाँ। वही बनता रहा है पहले भी। अब समानांतर सिनेमा के लिए भी जगह चाहिए। जी जी। तो भूलन एक ऐसा है जहाँ से स्टार्ट हुआ था कि भाई हाँ, यहाँ से चीज़ें बदल सकती हैं कि लोग इस तरफ देखना शुरू करें, अलग तरीके की फिल्में बनना शुरू करें। जो बच्चे बाहर से पढ़ करके आ रहे हैं वो मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं बनाना चाहते, उनको इसी तरीके की फिल्में करना है। मतलब जनरेशनल चेंज आ रहा है। मतलब एक कंटेंट बेस्ड फिल्म, हाँ। जो सही में कुछ चीज़ों को दिखा सके, छत्तीसगढ़ को दिखा सके। बहुत सी ऐसी फिल्में बनने लगी, लेकिन उनको वैसा प्रतिसाद नहीं मिल पा रहा है जो मेन स्ट्रीम सिनेमा को मिलता है। तो जब तक कि हमारे जो पढ़े लिखे दर्शक वर्ग हैं, जागरूकता, वो उनमें जागरूकता नहीं आएगी कि हाँ यार इनकी फिल्म अच्छी रहती है, ये फिल्में अलग होती हैं और कंटेंट बेस्ड फिल्में हैं। हमारे यहाँ कई कल्चर है, सब कुछ चीज़ें हमारे यहाँ की है, लेकिन सिर्फ वो प्रेम कहानी से हट करके कुछ चीज़ें बना रही है। तो इसको भी वैसा अगर मिले कि जैसे मराठी फिल्में हैं, आप देखिए मराठी फिल्में जो है वो कंटेंट बेस्ड फिल्में हैं। ज़्यादातर फिल्में उनकी ऑफबीट सिनेमा है। आप मलयालम फिल्म में उठा करके देखिए, तो जब वहाँ के दर्शक वैसे हैं जो उन चीज़ों को हाथों हाथ ले रहे हैं, जिस दिन यहाँ पर वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी, यहाँ के सिनेमा का स्तर वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ से आप बोल रहे थे कि भाई OTT पे क्यों नहीं जा रहा है। तो कंटेंट चाहिए उनको भी, वो भी वैसी ही चीज़ें पसंद कर रहे हैं। पब्लिक, बाहर की पब्लिक जो है वो हमारे यहाँ के हीरो हीरोइन वाली फिल्में कहानी देखना पसंद नहीं करेगी, उनको चाहिए कंटेंट। बिल्कुल सर। तो मैं अपने शो के जरिए मैं व्यूअर्स और दर्शकों को जगाना चाहता हूँ, जागो जागो जागो, आप लोग भूलन देखो और छालीवुड देखो, इसमें जो रस मिलेगा ना उसके बाद सारे रस भूल जाएंगे आप। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये आने वाला है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर भूलन, सुकवा, दू लफाड़ू, बैर, महू दीवाना, तहु दीवानी, सारे पिक्चरों के लिए आपके निर्देशन का
4 लाइन में आंसर चाहता हूँ सर, मैं मतलब 4 पॉइंट पे आंसर चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ। मोटिव, इंटेंशन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। नहीं देखिए क्या है, सिनेमा जो है कहीं ना कहीं समाज का आईना है ना? और समाज से हम जो चीज़ें लेते हैं, और ये रेसिप्रोकल भी है कि जैसे हम समाज से चीज़ों को लेते हैं कि एक इंसिडेंस हुआ, उसको हमने लिया, हमने दिखाया। अब सिनेमा से कई लोग अपने जीवन में भी बदलाव लाते हैं। ठीक है, मैंने जैसे चर्चा की थी बीच में कि एक बैंक डकैती हुई, बैंक रॉबरी हो रही है। जी जी। ऐसी रॉबरी हुई कि लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई 200 करोड़ रुपए यहाँ से बैंक से चोरी हो गया, और उन्होंने इस तरीके से ऐसे चोरी की कि हवा नहीं लगी किसी को। अब ये आपका पेपर में छप गया कि साहब ये चोरी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जी जी। अब एक जो फिल्मकार है उसके मन में ये जिज्ञासा जगी कि ऐसे कैसे चोरी हुआ, जाके पता लगाया जाए। वो वहाँ जाते हैं और सारे रिसर्च के बाद पता करते हैं कि इन्होंने किस तरीके से चोरी की। अब उसको हमने फिल्म बना दी। अब हमने फिल्म बना दी तो जिनको नहीं मालूम है कैसे चोरी करना है, वो भी सीख गया वहाँ से देख करके कि इस तरीके से चोरी की जा सकती है बैंक में। बम बनाना सीख गया। तो देखिए, समाज से हमने उठाया, हाँ और समाज को वापस दिया। हाँ लेकिन उसको किस रूप में आप ले रहे हैं। जी। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो समाज में एक बदलाव के लिए भी बनती हैं, हाँ, कि समाज में एक चेंज आना चाहिए, एक रिफॉर्म हो जाए। हाँ। तो वहाँ से आप वो चीज़ कभी नहीं सीखते, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आप ले लेते हैं वहाँ से। मर्डर करते दिखाया, उसको ये करते दिखाया, तो आप वहाँ से सीख रहे हो कैसे मर्डर कर लेना है। तो ये समाज पर प्रभाव है। हाँ। जैसे आप देखेंगे कि पहले संतोषी माता का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, उनकी फिल्म आई। हाँ, फिल्म आने के बाद से लोग शुक्रवार का उपवास करना शुरू कर दिए। हाँ। गुड़ चना चढ़ाना शुरू किया। ये सिनेमा से लिया हुआ है। तो ऐसे ही जो बोल रहा हूँ कि रेसिप्रोकल है, एक दूसरे से हम लेते हैं ये चीज़ें। तो मेरी फिल्में बनाने के पीछे मैं मोटिव वही रहता है मेरा कि कहीं ना कहीं हंसी मजाक एंटरटेनमेंट के साथ में एक मैसेज चला जाए। तो हर फिल्म कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ मैसेज मिलेगा आपको। जी जी जी। बिना मैसेज के कोई फिल्म नहीं बनती। आप अगर बैर उठा के देखते हैं तो बैर में भी वही चीज़ थी कि लाठी, हमारे यहाँ लाठी का जो वो था, वो तो खैर एक बहुत एक्सपेरिमेंटल मूवी बनाया था हमने, बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुई भी नहीं। वो एक हमारे यहाँ का जो एक लाठी चालन था उसके ऊपर में एक फिल्म थी, वो विलुप्त हो चुकी है करीब करीब। अब उस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिलती, तो वो चीज़ें वापस आएँ। महू दीवाना तहू दीवानी एक फैमिली ड्रामा था जिसमें 2 भाइयों की प्रेम, और किस तरीके से कोई बाहर का आदमी आ करके आपके घर में विवाद पैदा कर सकता है, कलेश हो जाए। तो किस पे भरोसा करना, अपने लोगों पर भरोसा करो आप। उसको लेकर के वो फिल्म थी। डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे मिस्टर टेटकू राम। हाँ। तो मिस्टर टेटकू राम जो थी वो एक चौल की कहानी थी। एक चौल में कैसे एकता के साथ में लोग रहते हैं। हाँ। कैसे एक चाल के अंदर में वो एक परिवार बन जाता है, कॉम्बिनेशन आ जाता है। अलग अलग किराएदार रह रहे हैं वहाँ पे। हाँ। लेकिन वो जितने लोग रह रहे हैं वो एक परिवार के रूप में रह रहे हैं। हाँ। तो संयुक्त परिवार क्या हो सकता है। हाँ। एक छोटा सा बच्चा बीमार पड़ रहा है, उसके लिए सारा चौल परेशान हो गया है। मतलब अनेकता में भी एकता है। हाँ, वो चीज़ें जो हैं, ये कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है आपका। दूल्हा फाड़ू में आपको मैसेज मिलेगा कि एक 2 ऐसे बंदे जो निकम्मे हैं, कोई काम के नहीं हैं, वो एक गांव पहुंचते हैं, और वहां पे पहुंचने के बाद जब वहां पे तकलीफ़ें देखते हैं वो, तो वो तकलीफ़ देख करके किस तरीके से वहां पे पूरा वहाँ का जो विलेन लोग जो काम कर रहे हैं, तो गांव में किस तरीके से अपराध हो रहे हैं, कैसे भ्रष्टाचार फैल रहा है, उन सारी चीज़ों को उजागर कर रहे हैं और एक रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आया आपका महू कुंवारा तहू कुंवारी। महू कुंवारा तहू कुंवारी में देखिए, झूठ बोलना, एक गलती को छुपाने के लिए आप दूसरी गलती करते हो, बुनते जाते, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हो। तो इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। कि मतलब एक आपको अगर शहर आते हैं, आप गांव के बंदे हैं, शहर आते हैं, तो आपको मकान मिलने में कितनी दिक्कत होती है। बहुत। अब बोलते भाई स्टूडेंट है, हम नहीं देंगे। बैचलर तो सुनते ही बस, बैचलर्स को नहीं देना है हमको, नहीं देना।
तो किसको देना है? शादीशुदा को देना है। तो लड़का जो है वो लड़की बन जाता है, हाँ हाँ और लड़की बन करके दोनों लड़का लड़की जो है हस्बैंड वाइफ बन करके वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अब उस चीज़ को छुपाने के लिए वो दूसरा झूठ बोल रहे हैं, उसको छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोल रहे हैं। ये इन चीज़ों पर वो फिल्म है कि भाई आपको ये नहीं करना है। अगर गलती हो गई है तो आप बोल दो कि साहब मुझसे गलती हो गई, अब उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। भूलन आपने देख ही लिया। और सुकवा, सुकवा जो है, देखिए, एक परेतिन एक ऐसे बच्चे को पालती है जिसको उसकी माँ खुद फेंक के आ गई है। उसकी जो सौतेली माँ है उस बच्चे को पेड़ में बारिश में उस बच्चे को फेंक करके आ जाती है। छोटा सा बच्चा है, निर्दय सा, 3 महीने का। उस बच्चे को वो परेतिन पाल रही है और पाल करके उसको कॉलेज तक पढ़ाना, ये करना, वो मतलब सारा कुछ कर रही है उस बच्चे के लिए। उस आत्मा की माँ अभी भी जिंदा है मतलब। हाँ। तो हम क्या बोलते हैं कि हम किससे डरते हो आप भूत से डरते हो। भूत मतलब आज आपके दादाजी नानाजी जो भी हैं, जब तक वो थे आपके सामने उन्होंने कभी आपको कुछ नहीं किया। अगर मर गए, भूत बन गए, तो क्या आपका गला दबोचेंगे? नहीं। क्यों दबोचेंगे? कभी नहीं। क्यों परेशान करेंगे आपको? तो ये चीज़ें, आपको भूत प्रेत से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों से डरो जो साले उनसे ज़्यादा खतरनाक है। सर कई बिजनेस बंद हो जाएंगे। ये मैसेज गया है उसमें। ये मैसेज के बाद ये मैसेज है उस फिल्म का। तो मेरा ये कहना है कि आप जब भी आप कोई फिल्म करते हो तो ऐसे ही कोई फिल्म उठा करके करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मोटिव पकड़ो कि भाई हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए है और ये चीज़ मेरा फोकस में रहेगा। बाकी चीज़ें चलती रहती हैं लेकिन वो फोकस जो है वो चेंज नहीं होता आपका। जी। कहीं ना कहीं घूम के आप उस फोकस पे आते हो और वो चीज़ आदमी घर ले करके जाता है आपकी फिल्म देखने के बाद, कि उनका इंटेंशन क्लियर हो जाता है। और हाँ। आपने तो सर फिल्म में एग्जीक्यूशन कर ही दिया है हर चीज़ों का। सर अब मेरे फील्ड की एक चीज़ थी सर, मैंने आपकी पिक्चरों में देखा और बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मैं आपसे पूछता। सर जैसे कोर्ट रूम में जब मैं जाता हूँ सर, खुद अपनी प्लीडिंग्स रहती है, प्ली करता हूँ या फिर किसी की बेल एप्लीकेशन की, सर हमारे जज साहब सामने बैठते हैं, हम और प्रोसिक्यूटर साहब भी आसपास रहते हैं, मतलब बहुत संक्षेप में ही जगह पे और कैमरास लगे रहते हैं सर। लेकिन आपकी पिक्चर में सर मैंने देखा बड़े बड़े सेट्स लगे हुए हैं, गवाही अलग हो रही है, जज साहब दूर बैठे हुए हैं, ऑडियंस सामने अलग बैठी हुई है, और हमारे मशहूर कलाकार भारतीय सिनेमा के वो भी है प्रोसिक्यूटर और डिफेंस में। तो सर ये रियल और रील में ये थोड़ा डिफरेंस क्यों आता है सर? टेक्निकली बस जानना चाहता हूँ मैं। देखिए, ऐसे डिफरेंस आप नहीं बोल सकते इसमें। हाँ। क्योंकि व्यवस्था वैसी ही है जैसा हमने दिखाया है। हाँ। आप कहीं दूसरे जगह के भी आप अगर कोर्ट्स जाते हैं, हाँ। ये जो यहाँ रायपुर में या हाँ। कुछ ऐसे जगह जहाँ छोटे कोर्ट्स हैं, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हमारे, तो देखिए गवाही के लिए अलग है। हाँ। एक कटघरा है वहाँ, और इधर भी बंदा आता है तो एक कटघरे में खड़ा होता है, वकील दोनों सामने खड़े होते हैं, जज वाले ऊपर रहते हैं। उसी को हमने बड़ा किया हुआ है। यस। आप बुला रहे हो अंदर। हाँ, अब उस छोटे से रूम के अंदर में आप गांव वालों को नहीं बुला सकते, इतने लोगों को कैसे बुलाओगे? हाँ सर। तो वो दिखाने के लिए भी हम एक कोर्ट का एक, और क्या होता है कुछ चीज़ें आपको, फिल्म क्या है, फिल्म इज लार्जर देन लाइफ। यस। छोटा सा आदमी इतना बड़ा दिखेगा, मैग्नीफाई हो जाता है पूरा। तो वहाँ पे भी हम जब दिखा रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो ऐसी दिखनी भी चाहिए कि जब फील करो आप, भैया आप वकील हैं। मैं यहाँ से कलकत्ता में गया था नेज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, वहाँ पे भी अवार्ड मिला फिल्म को, और वहाँ वकील बैठे हुए थे। तो मुझसे पूछे कि साहब आप वकील हैं क्या? मैं बोला नहीं। तो बोले आप इतना रियलिस्टिक कोर्ट कैसे दिखा दिए? वहाँ की प्रोसीडिंग, मुझे लग रहा था मैं कोर्ट में हूँ, उनका कहना था। अच्छा। बिल्कुल। तो हो सकता है कलकत्ता के कोर्ट तो बिल्कुल रियल थी। हो सकता है कि कलकत्ता के कोर्ट ऐसे होते हों बड़े, या बम्बई के कोर्ट ऐसे होते हों, मद्रास में आप जाएंगे तो चेन्नई में आपको बड़े कोर्ट मिल जाएं, रायपुर में हो सकता है छोटे कोर्ट्स हों, या हो सकता है कुछ जगह पे बड़े भी रिफॉर्म्स हो गए, क्योंकि जो आपने दिखाया वो ओल्ड रिफॉर्म्स थे, वैसे ही होता था, बुनियादी की जाती थी। लेकिन आपने प्रोसीडिंग्स बाकायदा बखूबी दिखाया सर। आजकल तो ड्रामा में सर ऐसा हो गया है कि बहुत एक्स्ट्रा दिखाया जाता है, नहीं माने, मतलब हम कह ही नहीं सकते, ऐसा कोर्ट रूम में कभी नहीं हो सकता। किसी जज के सामने कोई ऐसे करके हम बात नहीं कर सकते, वहाँ तो कुछ भी दिखा रहे हैं। आपके प्रोसीडिंग में सर इतनी प्यार से वो डिफेंस किया गया ना सर, मैं तो काबिल तारीफ, कायल हो गया मैं इस मूवी का सर। मैं उसके लिए रिसर्च भी बहुत किया। मैं बहुत सारे वकीलों को पकड़ा, हमारे आहूजा जी हैं, उनके साथ बैठा, मैं
लिख करके देता था कि ये प्रकरण है, आप कैसे प्रश्न करोगे? क्रॉस बोला था करना, मैं ऐसे achieve करूंगा, करना। मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, और मेरे को विटनेस रिकॉल करना है, उसके लिए क्या धारा लगेगी? जी जी जी। तो फलानी धारा के अंतर्गत आप विटनेस 311 में रिकॉल बुला कर सकते, देते हैं, 311 में कर सकते हो आप। हाँ। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इनसे ली, क्योंकि उपन्यास में कोर्ट रूम ड्रामा है ही नहीं, क्या बात कर रहे सर? है ही नहीं। उसमें भकला को 10 साल की जेल हो जाती है, ओह माय गॉड। उसमें भकला को 10 साल की जेल हो गई। हम नहीं चाह रहे थे कि वो जेल जाए, हम चाहते हैं हैप्पी एंडिंग हो, हैप्पी एंडिंग और उसके हिसाब से। लेकिन कितने परेशान हुए वो लोग। हाँ। उसमें गांव की एकता भी दिखती है कि सारे लोग अपने गहने वहने सब निकाल करके निकाल के किसी देते तरीके हैं, से मेरा बंदा बच जाए। तो वो जो उनका मौलिक एक सोच है कि गांव मतलब एक परिवार, गांव पूरा एक परिवार रहता है। आप किसी के यहाँ, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता था कि हम गांव में जब शूट करने जाते थे, किसी के घर के अंदर सांकल नहीं लगी मिले, किसी के घर का नहीं लॉक रहता है, रात को लॉक करते। अच्छा। लेकिन कोई घर का दरवाजा, किसी के घर का भी आप चले जाओ, किसी भी गांव में, छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी किसी भी गांव में आप चले जाओ, दिन में कोई घर में कुंडी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा। कोई घर में कुंडी नहीं मिलेगी। आदमी सीधा आवाज लगाते हुए अंदर घुसता है, दाई क्या कर रहा था, हवास कहाँ, ऐसे करके अंदर घुसेगा सीधा। और शहर में सबसे दूध वाला है, दूध दिया, सबसे पहले दिया और कुंडी लगाएगा सबसे पहले। फर्स्ट काम कुंडी लगाना। तो ये डिफरेंस है हाँ। कि आप भाई आप अपने घर के अंदर अपना रूम बंद करके नहीं बैठते हो, आप घर के अंदर में अपना रूम खुला रखते हो। 10 लोगों का रूम खुला रहता है घर में। तो गांव जो है वो एक परिवार के जैसे रहता है। सारे लोग कभी भी किसी के घर भी कभी भी कैसे भी जा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं। क्यों? क्योंकि परिवार है, सब एक दूसरे को जानते हैं और सब एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं। वही एकता इस फिल्म में आपको देखने को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, अब बहुत सारे सवाल जवाब हो गए, अब आगे है रैपिड फायर राउंड, जिसको सबको मज़ा आता है। सर, रैपिड फायर राउंड में आपका स्वागत है। यहाँ पूछूंगा मैं एक सवाल और आपके एक जवाब। सर, आपका फेवरेट एक्टर कौन है सर? या अभी पूछना चाहूँ फेवरेट एक्टर कौन थे? कहाँ के? हिंदी मूवीज़ में हो सकता है सर, हॉलीवुड में हो सकता है सर। आपकी विवेक पे आपका मतलब सबसे बेहतरीन एक्टर आपको कौन लगा? मुझे एक समय में नसीर साहब बहुत अच्छे लगते थे, मतलब अभी भी लगते हैं डेफिनेटली। नसीरुद्दीन शाह बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो बेस्ट, उनकी तो वॉइस ओवर भी आती है सर, बहुत ही अच्छी, कमाल के कलाकार। सर, आपका दूसरा प्रश्न है, आपके लिए फेवरेट एक्ट्रेस? अभी आप देखें, प्रियंका चोपड़ा एक अच्छी एक्ट्रेस है, डेफिनेटली अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने बहुत सारे। आपका जवाब फैमिली में भी सुना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मालूम होना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा जी, वो आज के समय में वो अच्छी एक्ट्रेस रही हैं, और अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब मैं एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और ऐसे कोई बहुत ज़्यादा फेवरेट कि उसको लेकर के ही मैं, अगर वो उसकी फिल्म में तो मैं जाऊँगा। मेरा कहने का मतलब है, देखिए फेवरेट कौन हुआ कि ये बंदा है तो इसकी फिल्म देखूंगा मैं, कि ये हीरोइन है तो इसकी फिल्म देखूंगा मैं। जी। तो ऐसे कोई अभी हीरोइन मुझे ऐसे नहीं लगता कि जिसके होने के कारण मैं फिल्म देखूं, ऐसा मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, एक्टिंग बहुत सारे लोग बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो हॉलीवुड से 2 नाम बता दीजिए जो अभी अच्छे एक्टर एक्ट्रेस हैं। वैसा बताना, यहाँ के सारे एक्ट्रेस बहुत अच्छे हैं, सारी एक्ट्रेसेस बहुत अच्छी हैं। सर ने वेल डिफेंस किया। सर, आपका फेवरेट मूवी हिंदी मूवीज में और हॉलीवुड में एक नाम बता दीजिए। बताइए सर, आप एक मूवी बता पाना कठिन है, बहुत कठिन है। आपके दिल के करीब जो मूवीज है उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। मुझे एक हॉलीवुड की, बॉलीवुड की एक फिल्म है, जो जीता वो सिकंदर, वो बहुत प्यारी लगती है मुझे फिल्म। पता नहीं, वो जितने बार देखता हूँ तो देखता हूँ उसको। और अगर आप हॉलीवुड में पूछे तो मुझे हेलेन ऑफ ट्रॉय बहुत अच्छी लगती है। ट्रॉय बहुत कमाल की मूवी है, तो वो भी जितने बार जब आती थी तब देखता था मैं उसको। हॉलीवुड में ऐसे बहुत रेगुलर मैं ऐसे बैठ करके फिल्में देखते रहूं, कई बार देखूं, ऐसा वाला मुझे अभी तक के लगा नहीं है। लेकिन पहली वाली छैया भुइयां बेस्ट, बहुत अच्छी मूवी है। मेरे मन की बात छीन ली आपने। छैया सर, मैं इतना सा छोटा सा था, मेरे पापा लोग ले गए थे बॉक्स, वहाँ पे राजनांदगांव में कृष्णा टॉकीज, आप जानते होंगे, बॉक्स में बैठ के मैं इतना छोटा होने के बाद भी सिर्फ पिक्चर देख रहा था, क्योंकि बम्बई के टूरी रे, मतलब वो देखिए, वो एक कल्ट मूवी है, वो भी एक मैसेज है, उसमें भी एक मैसेज है कि आप अगर हर बंदा जो है वो
सरकारी नौकरी करेगा, बाहर जाएगा तो खेत पे कौन काम करेगा? खेत पे कौन काम पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हम खेती करने के लायक नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो थी उसको लेकर के जो मेरा तो तकिया कलाम है ही है दोस्तों, टाइल्स खोद के धान लगाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ, कल मेरी पब्लिक मुझे बोलेगी, मुझे पता है सर। और एक थोड़ा सा अच्छा सवाल मैं अपने लिए भी पूछ लेता हूँ, आपको मुझे कास्ट करना हो सर आपकी मूवीज में तो क्या रोल देंगे सर? तुम्हारे लिए पहले कहानी लिखनी पड़ेगी मुझे। सर एक छोटा सा कोई भी सा रोल सर, कि मैं किस किरदार में आपके फिल्म में फिट हो पाऊँ? इंटरव्यूअर। सर सीधा अधिवक्ता ही बनाएंगे मुझे लगता है लास्ट में। क्वेश्चन आप मेरे मन में और जहन में इतना अच्छा आ रहा है सर, आपकी मूवीज में एक जो मुझे लगता है एसेंस, उससे क्वेश्चन है मेरा कि छत्तीसगढ़ की भूमि, मिट्टी की खुशबू जो बोलते हैं सर, तो छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू आप अपने फिल्मों में जिस तरीके से पर्दे पे उतारते हैं और कलाकारों के साथ, निर्देशकों के साथ, और डायरेक्टर आपकी टीम भी होती है, मैं जानता हूँ, सारा मेहनत मैंने देखा हुआ है स्वप्निल स्टूडियोज़ में, रिकॉर्डिंग करना ये अलग, पर दर्शकों को नहीं पता। तो सर एक बार दर्शकों के लिए थोड़ा सा आंसर एक दे देंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ का एसेंस आप अपने मूवीज़ में रखते सर? देखिए, छत्तीसगढ़ में आप रह रहे हैं, जी जी, अपने आसपास सारी चीज़ें देख रहे हैं, और हमारा छत्तीसगढ़ आज भी गांव है। आप कितना भी शहर में रह लो, लेकिन जो मज़ा गांव का है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो कल्चर और इन सारी चीज़ों के पीछे मेहनत, कि आप देखिए क्या होता है, हम गवर्नमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं, उनके लिए स्पॉट्स बनाते हैं, तो हर बार हमको जंगल जाना पड़ता है। अभी हमने 42 जनजातियों के ऊपर में, ट्राइबल्स के ऊपर में करीबन 60 दिन हमने शूट किया। तो उनके बीच जाके रहना, उनके साथ रहना, जो ऐसे वाद्य यंत्र जो ख़त्म हो रहे हैं, उनका एक डॉक्यूमेंटेशन किया, जैसे मांदर हाँ, कर्मा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं तो जनजातियों के पूरे जनजातियों, तो उनके साथ जाना, उनके साथ रहना, उनको समझना, उनकी विचारधारा को समझना, तो वो सारी चीज़ें वो तभी पॉसिबल है जब हम खुद उस काम को करने जाएं। अगर वो काम मुझे गवर्नमेंट ने दिया है तो मैं किसी को भेज भी सकता हूँ, जाओ यार शूट करके ले आना, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं हर डॉक्यूमेंट्री करने, हर स्पॉट करने के लिए मैं खुद जाता हूँ। तो आप इतना सीखने को मिलता है आपको, तो आप पूरा छत्तीसगढ़ भ्रमण करते हो, आप छत्तीसगढ़ के एक एक परिवार से मिलते हो, तो वो वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मैं बता नहीं सकता आपको, कि हम यहाँ बैठ कर के कुछ सोचते हैं, वो वहाँ बैठ के कुछ और सोचते हैं। तो उनको समझना, उनकी बातचीत को समझना, उनके विचारधारा को पकड़ना, ये बड़ा अलग ही एक्सपीरियंस है। तो वो चीज़ें हमारे इसमें, और मेरे साथ में ये है कि जब मैं फिल्में करता हूँ तो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि जितने रियलिस्टिक इंसिडेंट्स पे इसमें डाल सकूँ वो डालूँ। तो जो मेरे साथ हो चुके हैं, किसी के साथ देखा है मैंने होते हुए, वो चीज़ों को मैं डालने की कोशिश करता हूँ। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ रह चुके हो, जी चुके हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं से मेरे फिल्मों में देखने को मिलती है, और इसी कारण वो आपको एसेंस ऐसा लगता है कि हाँ छत्तीसगढ़ दिख रहा है इसमें। अब सर बात करता हूँ आपके मैग्नेट के ऊपर, आपकी मैग्नेटिक पावर, आपके गाने पिक्चरों के इतने ज़बरदस्त होते हैं ना सर। एक आपको मैं बात बताना चाहता हूँ इंसिडेंट, जैसे सर कोई धुन बजा दे बस पीछे से, झूपत झूपत आवे दाई, झूपत झूपत आवे वो, सात बहनी आला संगत लावे वो, ये सर मतलब धुन बस बजा दो, लाइन बोलने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक गाना नाचना हमारा सब हो जाता है। तो ये एक जो मैग्नेट है सर आपका, ये मैग्नेट आपका कब लगा सर कि नहीं मैं पिक्चर में बनाऊंगा तो ऐसे गाने बनाऊंगा कि नहीं पब्लिक बस धुन बस बजनी चाहिए, पब्लिक नाचना और गाना शुरू कर देगी? देखिए, इसीलिए मैं बताया आपको कि मैं एमए किया उसमें लोक संगीत, फोक सॉन्ग्स में। और जब आप फोक करते हो ना तो आपको संगीत का समझ आता है कि छत्तीसगढ़ में क्या चलता है। वहाँ सिर्फ संगीत नहीं सिखाते हैं, वहाँ उसके साथ में कल्चर भी रहता है आपका। जी जी, आप वेशभूषा, परिवेश, सारी चीज़ें उसमें समाहित रहती हैं, खान पान समाहित रहता है, उनके ऑर्नामेंट्स रहते हैं, और सिक्के पूरा एक लोक दृश्य जो है वो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो आप देखे होंगे अभी सुकवा में एक गाना जो आग लगा दिया था, जिसके बिना कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, रानी के फुंदरा। रानी के फुंदरा, रानी के फुंदरा जो गीत है वो हमने लोक संगीत में सीखा वहाँ,
और उसको एज इट इज़ मैंने फिल्म में डाला है, हाँ वही तो कह रहे हैं सर। एज इट इज़। मतलब जो चीज़ मैं वहाँ सीखा है मैं करते समय, उसी चीज़ को उठा करके सीधा सीधा यहाँ हमने उठा के डाला था। वो तो कनेक्ट कर जाती है तो एकदम। वो क्या है ना कि वो इतना लोगों को दिल पे लगा है वो गाना कि बता नहीं सकते। तो वो चलता ही है यही सर। चीज़ें हैं हाँ। कि देखिए हर फिल्म में आप कहीं से भी उठाएंगे, शुरू से अगर आप देखें महू दीवाना तहूँ दीवानी से भी आप पकड़ते हैं तो भोली सूरतिया एक गाना था मेरा, वो बहुत चला। और मेरा तो फेवरेट सर नंदा गे रे नंदा जाही तो इसमें है भूलन का गाना, ये मीर साहब का इवन आपका भी देखा मैं उसमें मतलब एकदम फील आ जाता है सर। आप कर रहे हो ज्यादा हम लोग करने लगते हैं। और उसमें उसने पूरा कल्चर समाइज सर, पूरा गांव उसमें नाच रहा है, गा रहा है, वो मजा ही आ जाता है सर, माहौल बना देता है। वो वही ज़रूरी है कि आपको अपनी यहाँ का चीज़ें अगर आप नहीं लेते हैं, हाँ। भाई संगीत तो बहुत बड़ा है, आप उसको कुछ कर नहीं सकते। और छत्तीसगढ़ का संगीत बहुत रिच है, बहुत रिच है, बहुत रिच है। मतलब इतना कुछ है उसमें यहाँ पे कि वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, ये आप हिप हॉप सुनते हैं, इलेक्ट्रिक सुनते हैं, डीजे सुनते, एक बार सुन के देखिए सर के पिक्चर के गाने, सब भूल जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, क्योंकि नहीं मेरे सुनते हैं, बहुत प्यार मिलता है दर्शकों का, बहुत प्यार मिलता है। अभी तो सुकवा के सारे गाने हिट हैं, इवन भूलन के सारे गाने हिट हैं, जितनी हमारी फिल्में हैं उसके गाने तो सारे के सारे हिट रहे हैं। अच्छा तो सर, ये हिट से मुझे याद आया, सिंगर्स, एक दो सिंगर मैं आपको बाद में बताऊंगा, सिंगर्स का भी कहना है कि नहीं स्वप्न स्टूडियो में इतना मज़ा आता है सर के साथ। सर एक माहौल केमिस्ट्री सिंगर के साथ ये कैसे बैठाते सर आप? देखिए सिंगर्स तो वैसे मैं ज़्यादातर सुनील मेरे साथ में काम किया है। सिंगर्स वैसे करीब करीब सभी सिंगर से हम गवा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गवाए। लेकिन सुनील के साथ में क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ ये है उसके साथ में कि उसका अपना एफर्ट बहुत रहता है। या म्यूज़िक डायरेक्शन में ले लीजिए, राइटिंग में ले लीजिए, गाने में ले लीजिए, वो एक समझ जो है ना, फिल्मी समझ, वो वही समझ सकता है जो सही में फिल्म बनाता हो, जस्टिफाइड कर देते हैं। हाँ, तो उनके साथ में हमारी केमिस्ट्री वही रहती है कि जैसे गाते समय अगर मुझे दृश्य दिख रहा है, उसका गाना गाते समय मुझे दृश्य दिख रहा है, तो मतलब ये आदमी मेरे लिए ठीक है। जी। मुझे दिखना चाहिए वो चीज़ जो मैं चाह रहा हूँ, शब्दों को कैसे बोलना है, कैसे करना है, गाते समय कैसे रखना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें अपने को करवानी पड़ेगी। और सुनील का ऐसा है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल है इस मामले में। उसको सुनील यहाँ पे इसको यहाँ से तो ये शब्द को ऐसा बोल ले, इसका पूरा क्लियर नहीं आ रहा है मुझे, एसेंस ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी मिसिंग लग रहा है, इसको कॉमा यहाँ लगा तो इधर से गा, ऑफ बीट करके गा, तो ये वो करता है फिर उसको। ऐसे सभी लोग करते हैं। अनुराग भी बहुत अच्छा गा रहा है, अनुराग बहुत अच्छा गा रहा है। तो ऐसा उसमें कहीं कोई वो वाली बात नहीं रहती। लेकिन हाँ, आर्टिस्ट जो हैं वो अगर समझ के हैं और आपकी फ्रिक्वेंसी उनके साथ मैच कर रही है तो फिर आउटपुट बहुत अच्छा आता है। नहीं, बहुत अच्छा लगता है सर। जैसे हमारी ब्लाइंड बहनों ने गाना गाया था, मोर रायपुर स्वच्छ रायपुर, आज भी चल रहा है वो गाना। सर आप बताना चाहूँगा आपको मैं राज, मैं गाना ये सोने के समय सुनता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। पता नहीं, अलग ही कनेक्शन है। मैं बस वो गाना लगाता हूँ, बस सो जाता हूँ मैं एकदम, मेरे को जरूरत ही नहीं किसी भी चीज़ की। लोगों को तो आजकल दवाई देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, मैं बोलता हूँ आप इस गाने को लगाओ, आपको नींद आ जाएगा तुरंत। तो और सर एक फील होता है, आप जैसे मतलब नहीं वो फील ही आ जाता है एकदम। वो मीर साहब का वैसे ही गाया हुआ है कि अरर ताता छो जो है ना, उसका मतलब ये है कि बैल जो है ना, तो जब हम उसको अरर बोलते हैं ना, तो उसको आप कुचकते हो बैल को अरई से, और अरर बोलते तता, तो राइट वाले को चलाना है तो अरर, लेफ्ट वाले को मुड़ने बोलना है तो तता। ये नेविगेशन, हाँ भाषा है वो। तो उन्होंने उसी हिसाब से उसको लिखा है, बहुत कमाल का लिखा है, और बहुत अच्छा गाते हैं, गाते भी बहुत अच्छा इंटेंस है सर। क्योंकि किसी गाने को तो फील ला देना, वो ऐसा हुआ था कि उनसे ही गवा रहे थे हम फिल्म में। मैंने उनको बोला था आप ही गाइए, तो वो गा रहे थे। लेकिन क्या है, ताल में और सुर में वो स्वच्छंद कवि हैं, और वो खुला गाने वाले आदमी हैं। बंध के गाना उनके लिए दिक्कत हो रही। तो बहुत दिन हम लोग बहुत देर तक ट्राई किए एक दिन, और मुझे जाना था शूट पे। तो मैं बोला सर एक काम करता हूँ, मैं इसको गा लेता हूँ, शूट कर लेते हैं, फिर आपको दोबारा ट्राई करूँगा। बोले नहीं यार, आप अच्छा गा दियो, आप ही रखो उसको वैसे। उन्होंने ही कसील लगा दिया। तो फिर वो गाना मेरी आवाज़ में फाइनल हुआ वो।
सर आपकी पिक्चर में नरेशन किसने किया? मुझे बहुत अच्छा लगा उनका नरेशन, जो बीच बीच में नरेशन नहीं, वॉइस नरेशन उनका ही है, अशोक मिश्रा जी का ही अशोक है। मिश्रा जी हाँ, का। अशोक जी का ही है। बहुत अच्छा था उनका नरेशन। अशोक जी मास्टर जी जो बने हैं, हाँ, वो तो हाँ। दूसरे का नरेशन हम कैसे रखते हैं ना, क्योंकि बता तो उनके दृष्टिकोण से रहा हाँ है, हाँ हाँ। तो उन्होंने ही किया। नहीं, दर्शकों का ऐसा था कि नरेशन किसी दूसरे का नहीं था। नहीं नहीं, उन्हीं के, उन्हीं के उन्हीं आवाज़ के, है ना, उन्हीं के, उन्हीं बिल्कुल की बिल्कुल। आवाज़। सर आज आपका आखिरी सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, आपकी अपकमिंग आने वाली हॉलीवुड कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ दर्शकों के लिए कि भाई अब ये आने वाली है, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, फ्यूचर मूवीज़ के लिए आपके एक फिल्म पे अभी काम चल रहा है हमारा। जी वैसे 2-3 फिल्में पर काम चल रहा है, लेकिन अच्छा, अभी अच्छा। जो रिसेंटली हमको करना है वो हमारे रॉकी भाई हैं, रॉकी दासवानी जी। हाँ हाँ। उनकी एक फिल्म आई थी पहले, लैला टिप टॉप छैला अंगूठा छाप, अच्छा। तो उसका पार्ट 1 आया था, सतीश जैन जी उसको डायरेक्ट किए थे। इस बार वो चाह रहे हैं कि मैं करूं उसका सेकंड पार्ट, अच्छा। तो पार्ट 2 पे अभी काम चल रहा है हमारा, तो हो सकता है जनवरी फरवरी में हम उसके शूट पर जाएं। तो वो एक ये है। और इसके अलावा भूलन 2 का भी प्रोजेक्ट चालू है, उस पे भी काम चल रहा है। अच्छा, भूलन दमेज का पार्ट 2 भी आ रहा है Part 2 सर? आएगा। ये दर्शकों के लिए बहुत बड़ी खबर, ये सिर्फ मेरे ही चैनल पे पता चलेगा दर्शकों को। ये है एक वो भी है, राहुल जो बच्चा बोरवेल में गिर गया था, जी 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 जी। उसके ऊपर भी स्क्रिप्ट हमारी हाँ, करीब जी करीब मीडिया ने complete जिसको है। पूरा खर्चा उठाया था अपना, उसका पढ़ाई लिखाई के लिए बोला था, बोरवेल में। हाँ, बोरवेल एक्सकेवेट हाँ, करके जो हाँ, निकाला हाँ, गया था। हाँ, हाँ, 105 घंटे लगे थे उसको 105 निकालने में, घंटे तो लगे उसकी थे। भी स्क्रिप्ट रेडी है। अच्छा। तो अभी ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, अब कब कैसा क्या होगा वो अभी मुझे भी मालूम नहीं है, समय लगेगा बिल्कुल, थोड़ा। हम वेट करते हैं सर एकदम दिल से, और हम जानते हैं कि आपकी पिक्चर आएगी तो मतलब गाने भी आएंगे। जो सबसे ज़्यादा मैं रिलेट करता हूँ, मुझे तो गाने बहुत अच्छे लगते हैं सर आपकी मूवीज़ के। एक सवाल आपसे ये था, एक आपसे रिक्वेस्ट भी थी कि सुकवा में जैसे कास्टिंग की गई सर, छत्तीसगढ़ी मूवी की रूढ़ी प्रथा भी दिखाई गई, और जैसे आपने बताया था सर, बूढ़ा देव है, वो किचन को तोड़ देते हैं तो फिर आपको खर्चा भी करना है, उसे छूना नहीं है, एक वो भी रूढ़ी है। मतलब छत्तीसगढ़ का सर जो डिसिप्लिन कल्चर है सर, उस डिसिप्लिन कल्चर को आपको रिसर्च करने में और उसे पूरा एग्जीक्यूट 100%, क्योंकि सही दिखाना पड़ता है सर, तो इस चीज़ में सर आपको कितनी मेहनत लगती है और कितना समय लग जाता है सर? एक मतलब मूवी के लिए आपको बनाना भी है तो उस कल्चर के बारे में जानना, उसे परखना, उसे सही करना, स्क्रिप्ट में उतारना, मतलब ये जो प्रोसेस है सर, इस प्रोसेस में आपको कितना समय लगता है? टाइम बहुत लगता है ये सारी चीज़ों में। वही एक चीज़ है जो आपको, जैसे देखिए अभी बस्तर के ऊपर अगर आप कोई फिल्म करते हैं, हाँ, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, नक्सलिज्म मुझे पे बात समझना कर रहे पड़ेगा, नक्सलिज्म पे हो, किसी चीज़ पे हो, अगर बस्तर पे आप कुछ स्टोरी कर रहे हैं। हैं, हाँ। अगर मैं सतही तौर पे कर लूँ फिल्म, तो वो छुएगा नहीं। तो जैसे बस्तर फाइल्स आई थी या क्या आई थी ना, एक तो एक अभी, जी 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 जी, आदा शर्मा जी की तो मूवी। वो क्या है, हवा में है वो फिल्म, वो आप उसको रियलिस्टिक फिल्म नहीं बोल सकते। अच्छा। उससे ज़्यादा रियलिस्टिक हमारे यहाँ के लड़के ने बनाया माटी। यस यस, माटी। तो वो माटी जो है वो ज़्यादा क्लोज है बस्तर के, क्यों? क्योंकि वो बस्तर का बंदा है, उसको एक एक चीज़ मालूम है वहाँ की, कैसे लोग रहते हैं, क्या बोलते, कैसे करते, क्या करते। नक्सलिज्म पे फिल्म है वो बहुत क्लोज है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको कोई ऐसी फिल्म बनानी है जो रिसर्च मांगता है, रिसर्च मांगता है, हर फिल्म रिसर्च मांगती है, अगर कोई मुद्दे को पकड़ के आप काम करते हो तो। भाई आपने चौरी चौरा कांड के ऊपर में अगर आप फिल्म बना रहे हो, हाँ, है ना, असहयोग आंदोलन पर आप फिल्म बना रहे हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप ऐसे नहीं बना सकते कि वो तो ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, ऐसे नहीं कर सकते। आपको डीप घुसना पड़ेगा। जब तक वहाँ तक जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, 50 लोगों के उसमें इंटरव्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, उनका लेख नहीं पढ़ेंगे, गजेटियर नहीं निकालेंगे, तब तक के आपको वो ऐतिहासिक चीज़ें मिलेंगी नहीं। पहले आप ही को फील करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना आपके पढ़े वो चीज़ें नहीं निकलने वाली। सर आप तो रिमोट लोकेशंस तक के चले जाते हैं कि जाना कहाँ- पड़ेगा आपको, हाँ। उसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। घुसना पड़ेगा आपको, अंदर तक जाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि क्या है, समस्या क्या है, तब तो निदान निकालोगे। जी 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 जी, बिल्कुल सही जवाब सर। और सर आपसे ये अनुरोध भी करता हूँ सर कि छत्तीसगढ़ के युवाओं और आने वाली जनरेशन, इनसे सर ऐसा एक जो कुछ चीज़ छूट रही है, या आपके मन में ऐसा कुछ है सर कि आज तक हम कुछ सवाल पूछ नहीं रहे हैं जो पूछे जाने चाहिए? क्या आपके मन में ऐसा कुछ है कि ऐसे सवाल पूछो हमसे और इस सवाल को जनता के सामने लाओ? ये आपके मन में है सर कि हमसे कुछ छूट रहा है?
देखिए, अभी की जो पीढ़ी है वो ज़्यादातर तो भविष्य बनाने में लगी हुई है और बहुत जल्दी ऊपर बढ़ने के चक्कर में है। तो बिना मेहनत के लोग चाहते हैं कि उनको फल मिले। पेशेंस। हाँ, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अस्थाई रहती हैं। मतलब आपकी सफलता भी अस्थाई रहेगी। अगर आपको मिल भी गया कुछ तो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है वो। तो मेरा ये कहना है कि जब तक कि बेस आपका मजबूत नहीं बनता, तो बेस मजबूत बना करके फिर उसके ऊपर जितनी चाहे उतनी मंजिलें बिल्डिंग आप बनाइए, तो वो तगड़ी रहेगी और हमेशा टिकी रहेगी। तो आप जो भी यंगस्टर्स हैं जो इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके भागो 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 लगा हुआ है, वो भूलन पे सब भटके हुए हैं, तो उससे वो बाहर निकले। और प्रश्न उनसे मतलब मुझसे क्या प्रश्न करेंगे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको समझना पड़ेगा आज की परिस्थितियाँ क्या हैं। नहीं सर, मैं एक एडवाइस के रूप में ले रहा हूँ कि एक यूथ को आप एक एडवाइस दें या ऐसा कुछ कि हमारी यूथ, छत्तीसगढ़ की यूथ वो काम करे तो और छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हो, हमारा छॉलीवुड गौरवान्वित हो, मतलब उस दिशा में हमारा एक कदम और बढ़े यूथ का। मेरा ये कहना है कि देखिए, हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं उन चीज़ों से जो वास्तविक नहीं हैं। ओके, इमेजिनरी। क्या है, सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है कि कुछ भी चीज़ पर विश्वास कर पाना कठिन है, किसी भी चीज़ पर। क्योंकि आज की स्थिति में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के पास कैमरा है। वो उससे कोई भी एक जानकारी अपने हिसाब से बनाता है, जो उसको मालूम है या नहीं है आपको भी नहीं मालूम है, लेकिन आप उसको देख लेते हो। देखने के बाद आप दिग्भ्रमित होते हो कि अरे ये ऐसा होता है, अच्छा ये खाने से ऐसा हो जाता है, अच्छा ऐसा पढ़ने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा। उस पर भरोसा करना छोड़ करके आप अपने घर वालों पे अगर भरोसा रखोगे, अपने नियरेस्ट डियरेस्ट अपने फ्रेंड्स के ऊपर भरोसा रखते हो, अपने टीचर्स पे भरोसा रखते हो, तो शायद ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस हैं और ज़्यादा सही रास्ते पर चलने के चांसेस हैं। समझ गया सर, समझ गया। तो सोशल मीडिया जो है उसको एंटरटेनमेंट तक ही रखिए। वहाँ से जानकारियाँ आपको लगेगा कि मैं कोई रोग ठीक कर लूँगा यहाँ से, फलाना हल्दी लगा लेना तो ये कर लेना तो इससे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये सब ज्ञान जो दे रहे हैं ये सिर्फ अपना चैनल चलाने के लिए दे रहे हैं। तो उससे बच के रहें और जितना यथार्थ पे जिएंगे, जितना यथार्थ की चीज़ें करेंगे, जितने एक्चुअल लोगों से, ये वर्चुअल लाइफ में हम जी रहे हैं, तो वर्चुअल से बाहर निकल के एक्चुअल पे आना पड़ेगा आपको। तो जब तक आप एक्चुअल पे नहीं आएंगे तब तक के आप भटकते रहेंगे। नहीं सर, मैंने डॉक्टर के यहाँ देखा भी है, दर्शकों को बताना भी चाहूँगा कि मेरा परामर्श 100 रुपये, आपका परामर्श 500 रुपये। ये अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कुछ कर लिए, अपना देख लिए, खुद समझ लिए, फिर डॉक्टर को भी परेशान कर रही है, तो बहुत चल रहा है। आपका एडवाइस बहुत ही अच्छा था और मैं समझ गया कि हमारी यूथ को क्या करना है, हमें भी क्या करना है और छॉलीवुड के लिए हमें एक कदम क्या भी बढ़ाना है। सर, आपसे हमारा इतना अच्छा बातचीत हुआ, इतना अच्छा आपने हमें ज्ञान भी दिया। आपकी पिक्चरों की सर इतनी सारी बातें मुझे पता है, दर्शकों को नहीं पता थी, बहुत सारी नई चीज़ें पता चली कि गांव के लोग कितने डिसिप्लिन्ड है। रूरल और अर्बन कहते हैं, मैं तो कहता हूँ अर्बन को सीखना चाहिए, फिर रूरल में क्या हो रही है। बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है। हाँ, डिसिप्लिन लाइफ जीने से सर मुझे लगता है कि ना, एक तरह आप इंसान जीवन एक बार लेते हैं, 70 साल का एवरेज जीवन है, उसमें अगर डिसिप्लिन हो तभी तो आप पता चलेगा कि जीवन क्या है। और गांव सर आप जो बोल रहे हो, तो मुझे लगता है कि हम सबको एक बार तो गांव जाना चाहिए। बिल्कुल जाना ही चाहिए। हाँ, गांव जब हम फेस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि लोग जीवन जो जी रहे वो जी रहे हैं, हम क्या जी रहे हैं, हम तो बस भूलन की तरह भाग रहे हैं और घूम रहे हैं। ये थे मनोज वर्मा जी हमारे साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और आपको अगर आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करें कि और किस नए गेस्ट को बुलाना चाहिए और क्या क्या सवाल पूछने चाहिए। आपके कमेंट जो सबसे अच्छे लाइक किए जाएंगे उन पे मैं खासकर अपना प्रतिक्रिया भी दूंगा। ठीक, नमस्कार। नमस्कार सर।